इससे ज्यादा आसान और सरल अगर आपको मिल जाए तो मेरे चैनल पर मत आना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, चैनल से बाहर चले जाना। और अगर चाहते हो केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाना तो यार एक बार केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास की पूरी प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देख डालना। और अगर 15 घंटे में आपके केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर ना आ जाए तो आप मेरा नाम जब चाहो तब बदल सकते हो और मुझसे बोल देना, नहीं तो मैं तो यार हमेशा से बोलता हूं, मुझसे कहो मैं तो चैनल भी बंद कर दूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि बेटा मैंने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया और कोशिश की है कि जो भी बंदा यहां से आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो बेटा अपने उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में अगर आप बात करें तो सबके एग्जाम क्या हो गए, सबके एग्जाम शुरू हो चुके हैं और एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल अपने चैनल पर भी केमिस्ट्री चल रही है जिसमें स्कोर हमारा कितना करना है, 70 में 70 स्कोर के लिए एक प्रयास चल रहा है। और इस प्रयास में प्लेलिस्ट को नाम क्या दिया गया है, केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास। इसमें अब तक के आज देखिए वीडियो नंबर 16 है और अब तक के 15 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। उन 15 वीडियो में आपको केमिस्ट्री के 5 चैप्टरों के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए गए। हर चैप्टर के 3 शॉर्ट, शॉर्ट 3, शॉर्ट 2, शॉर्ट 1। आज ये उप सह संयोजन यौगिक का शॉर्ट 3 है, इसके बाद कल इसका शॉर्ट 2 आएगा, फिर इसका शॉर्ट 1 आएगा। इस तरीके से मैंने सभी चैप्टरों को 3-3 शॉर्ट्स में डिवाइड किया है और टोटल 30 वीडियो होंगे। 30 वीडियो में आप टोटल आपकी लाइफ के 15 घंटे खर्च होंगे। 15 घंटों में आप केमिस्ट्री में 70 में 70 स्कोर कर सकते हो। जी बिल्कुल, जो ये आप सुन रहे हो ये बात बिल्कुल सच है। आप इतना स्कोर इतने घंटे पढ़कर कर सकते हो और टोटल पेपर जो आपका आएगा आप देख लेना। जितना भी पेपर आपका किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड से अगर आप परीक्षा में बैठोगे तो पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको अपने इंपॉर्टेंट से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा चलिए फटाफट से आज हमारा चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना उप सह संयोजन यौगिक। तो बेटा कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाओ और फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप उप सह संयोजन चैप्टर को पढ़ने बैठो तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ना ये वाली रख लेना। देखो ये जो है ना ये इनऑर्गेनिक बेस्ड है, अकार्बनिक यौगिक के ऊपर चैप्टर है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक। देखो अकार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल लवण कहलाते हैं, एक आणविक या योगात्मक कहलाते हैं। सरल लवण को इंग्लिश में सिंपल साल्ट भी कहते हैं। आणविक या योगात्मक यौगिक जो होते हैं ना ये खुद 2 प्रकार के होते हैं, एक द्विक लवण कहलाता है और एक उप सह संयोजन यौगिक कहलाता है, जिसे संकर यौगिक के नाम से भी जानते हैं और जिसे जटिल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। तो यही तो बेटा अपना उप सह संयोजी यौगिक, यही तो अपना क्या है चैप्टर है, उप सह संयोजी यौगिक। और यही तो है बेटा देखो उप सह संयोजन यौगिक, तो यही वो चीज है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमें इन चीजों की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब देखो बात आती है कि इनके बारे में अगर एक एक नंबर में सपोज भाई एक नंबर में इसे पूछा जा सकता है, 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 तो इनकी डेफिनेशन भी तो पूछी जा सकती है ना। देखो सरल लवण कौन से होते हैं, देखो सिंपल सा आप इसको इतने बारे में इतना लिखना है, जो अम्ल तथा क्षार की क्रिया होने पर बनते हैं, होने पर उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें सरल लवण कहते हैं। ठीक है, देखो समझ में आया क्या करना है भाई। सिंपल सरल लवण की अगर डेफिनेशन एग्जाम में आती है तो आपको इतना लिखना है, जो अम्ल तथा क्षार की क्रिया होने पर बनते हैं उन्हें सरल लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई एग्जाम्पल लिखकर चीज को और अच्छा बना दो। अब एग्जाम्पल आप जानते हो यार, देखो अम्ल कौन होते हैं, जिनमें H+ पाया जाता है। तो कोई सा भी अम्ल ले लो, सपोज मैंने अम्ल ले लिया HCl प्लस, मैंने इसकी क्रिया करवा दी क्षार से, तो क्षार ले लिया मैंने NaOH। ठीक है, अब इन दोनों की क्रिया करवा दी। तो देखो बेटा अम्ल और क्षार कभी भी क्रिया करते हैं तो एसिड का H और बेस का OH आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। तो जल बनने के बाद बेटा क्या बचा, देखो Na और Cl, तो यहां क्या निकल जाएगा NaCl। तो ये जो NaCl बना है ये क्या है, ये है सरल लवण। सरल लवण समझ में आया। हाँ, इस तरीके से सरल लवण बनते हैं। जैसे दूसरा ले लो, आपने एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा एग्जाम्पल लिया, आपने एग्जाम्पल में ले लिया H2SO4 ले लिया।
ठीक है, इसकी क्रिया करवा ली KOH के साथ, ठीक है। अब ये क्या है, अम्ल एसिड है, और ये क्या है, बेस क्षार है, ठीक है। अब देखो जब इनकी क्रिया होगी तो देखो इसका H प्लस और इसका OH माइनस। बेटा H प्लस है कितने, 2, तो OH माइनस कितने लगेंगे, 2, तो क्या निकल जाएंगे, 2 निकल गए आपको जल के अणु। 2 जल के अणु निकलने के बाद में अब देखो क्या बचा है, देखो बेटा K पर होता है 1 प्लस, SO4 पर होते हैं 2 माइनस। अगर आपको यार ये चीजें नहीं आती हैं तो देखो अब समय गुजर चुका है, आप इन चीजों पे समय बर्बाद मत करो। अभी एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी एग्जाम की तैयारी कर लो, बाद में फुर्सत से इन चीजों को सीख लेना। यहां पर अभी मैं हेल्प के लिए थोड़ा सा बता देता हूं, नहीं तो अगर आप सीखना चाहते हो और आपका इंटर हो चुका है तो यार मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है बेसिक केमिस्ट्री की, वहां से जाकर आप इन चीजों को इजीली सीख सकते हो। देखो अब क्या होगा भैया, जब K पर 1 प्लस SO4 पर 1 माइनस, तो इसके दोनों माइनस इसके पैरों में, इसका प्लस इसके पैरों में, तो क्या बन जाएगा K2SO4, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा K2SO4। अब K2SO4 भाई, अब ये जो बना जल को छोड़कर ये क्या कहलाएगा, सरल लवण। इस तरीके से आप किसी भी एसिड बेस की क्रिया करवाते रहिए, एक सरल लवण बनेगा, साथ में जल निकलता चला जाएगा। तो ये बेटा सरल लवण की डेफिनेशन होती है। अब बारी आती है इनकी डेफिनेशंस की, तो मैं आपको इनकी डेफिनेशंस भी बारी बारी से सिखाता हूं। पहले आप फटाफट से जरा ना इसे कहीं पर सुंदर सा नोट्स कर लो, और नंबर 1 इसे हेडिंग बनाना, और हेडिंग बनाने के बाद इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना। फिर मैं आपको इनकी डेफिनेशंस की ओर लेकर चलता हूं, जरा फटाफट से आप इन्हें नोट करो। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा यार, अगर केमिस्ट्री सीखना चाहते हो और चाहते हो कि हां लाइफ में केमिस्ट्री तुम्हें आ सके, देखो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता या किसी और के बोलने से कुछ नहीं होता, जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन एक बार क्या करना, एक बार किसी भी एक वीडियो को यार मेरे पूरा देख लो अंत तक, और यकीन मानो केमिस्ट्री तुम्हें बहुत ही आसान लगने लगेगी। अगर केमिस्ट्री में तुम्हारा कोई भी डाउट है तो वो तुम्हें खुद पता चलेगा कि हाँ यहां आकर केमिस्ट्री कैसी हो जाती है, बहुत ही सरल हो जाती है, और चीजों को सीखने की जिज्ञासा हमारे अंदर जागने लगती है। तो बेटा एक बार वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखना, बहुत ही काम में आएगी तुम्हारे, ठीक है। तो यार फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा 2 डेफिनेशंस यहां पर मैंने लिख दी हैं। अब मैं आपको इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूं होता क्या है। देखो एक टॉपिक है आणविक या योगात्मक यौगिक। देखो लिखना क्या है यार, लिख तो मैंने यूं इसलिए दिया है ना जिससे आपका समय बच सके और कम समय में वीडियो अपना तैयार हो सके, ठीक है। देखो आणविक या योगात्मक यौगिक होते क्या है, सिंपल सा आप समझो मेरी बातों को, फिर लिखी हुई बातों को देख लेना यार क्या होता है। देखो आणविक या योगात्मक यौगिक, देखो जब 2 या 2 से अधिक सिंपल साल्ट, जब 2 या 2 से अधिक सरल लवण के विलयनों को मिलाकर उनका बाष्पन किया जाता है ना, तो जो क्या होता है ना, नीचे को पेंदी में क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, उन क्रिस्टल को ही कहते हैं आणविक या योगात्मक यौगिक। कैसे, इधर समझो। देखो डेफिनेशन आप लिख लेना यार देखकर। देखो करना क्या है, सपोज ये है मेरे पास विलयन फर्स्ट, ये है मेरे पास विलयन 2, ये विलयन है K2SO4 का, ठीक है, और ये विलयन है Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट लवण है और ये है पोटेशियम सल्फेट। क्या करा मैंने, इन दोनों विलयन को लिया और एक ही में मिला दिया। भाई इसको भी इसमें डाला और इसको भी इसमें डाला, और दोनों को 1+2 दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद मैंने इस विलयन का क्या करा ना, इस विलयन को कर दिया गरम, नीचे लगाई भाई लकड़ियां और इसे कर दिया गरम। गरम करने के बाद इसका हो गया क्या, बाष्पन। भाई बाष्पन हो गया, तो बाष्पन होने के बाद पेंदी में ये बचे क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल ही जो होते हैं, ये क्रिस्टल क्या होते हैं, आणविक या योगात्मक यौगिक होते हैं। अब कैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो भाई मैंने लिया K2SO4, तो K2SO4 प्लस मैंने इसमें मिलाया एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में ली जल की मात्रा। भैया गरम कर दिया, तो गरम करने के बाद क्या होगा ना, एक यौगिक प्राप्त होगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यहां 24 इसके अणु ले लेना आप, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक यौगिक ये प्राप्त होगा, इसे ही क्या कहेंगे, आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। एक रिएक्शन इसके नीचे आप इस तरीके से सीधी कर लिख देना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया।
समझ में आया भाई? थ्योरी क्या है? थ्योरी देखो जो मैंने लिखी है वो पढ़ लो। जब दो सिंपल साइड के विलयनों को मिलाकर बने विलयन का बाष्पन करते हैं तो आणविक या योगात्मक यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। थ्योरी कुछ नहीं है यार, थ्योरी तो क्या है? थ्योरी अपनी भाषा में जो आए वो लिखाओ, जो आए वो लिखाओ, बस सरल करके कि सामने वाले के दिल को छू जाए, सामने वाले के दिल को छू जाए, और ऐसा लिखकर आओ कि वो खुद को तुम्हें नंबर देने से रोक ना पाए। ठीक है, थ्योरी उसको बोलते हैं। ये नहीं होता यार किताबों की थ्योरी रटे जा रहे हो और वो ही लिख लिख के आ रहे हो, एक एक वर्ड यार सेम कर कर आना है, गलत ना हो जाए। अरे ऐसा कुछ ना होता है यार, घंटा फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लिखा है, किस भाषा में लिखा है, बस जो सवाल किया गया है उस सवाल का जवाब उसमें होना चाहिए और कम से कम शब्दों में होना चाहिए। पूरी कोशिश, मेन फोकस इस चीज पर करना है कम से कम शब्दों में हो, तो खुद ब खुद नंबर मिलेंगे यार, कोई तुम्हें नंबर देने से नहीं रोक सकता। दूसरा टॉपिक देखो क्या है, द्विक लवण। द्विक लवण क्या होते हैं? वे आणविक या योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं परंतु जलीय विलयन में अपघटित होकर आयनों में टूट जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। मतलब जब तक ये ठोस है, ये ठोस है तो ये अपनी पहचान बनाए रखेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि ये आणविक या योगात्मक यौगिक है। सपोज फिटकरी देखी है आपने, फिटकरी तो देखी होगी यार। अब फिटकरी को आप क्या करो, फिटकरी को आप जल में रख दो, फिटकरी को आप जल में रख दो, धीरे 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 घुलने लगेगी, घुलने लगेगी, घुलने लगेगी। इतना बड़ा सा डेलो लियो और उसको पानी में डाल दो। अब वो धीरे 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 थोड़े टाइम बाद देखोगे इत्तू सी रह जाएगी, फिर 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 देखोगे दिखना ही बंद हो जाएगी। तो भाई वो कहां गई, वो कहां गई? वो गायब थोड़ी ना हुई है वहां से, वो तो क्या हुआ, उसमें घुल गई, उसमें घुल गई। और जिसको हम आम भाषा में कहते हैं घुलना, तो वहां पर वो घुली नहीं है। इन साइंस लैंग्वेज उसमें क्या हुआ है, वो बेटा अपने आयनों में टूटती चली गई, अपने आयनों में टूटती चली गई, धीरे धीरे टूट टूट कर उसका एक एक आयन अलग हो गया। अब आयन इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ सीन भाई, हमने इसको क्या लिया, अब देखो इसकी डेफिनेशन देखने के बाद में तुम इसको उठाओ तो ये यही तो है आणविक या योगात्मक यौगिक। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और क्या है 24 H2O। याद रखना, याद रखना, जल कभी आयनों में नहीं टूटता है। अगर जल आयनों में टूट जाता, अगर जल आयनों में टूट जाता तो हम जल को कभी देख ही नहीं पाते। क्या देख पाते? नहीं देख पाते। इसलिए याद रखना है, जल के अंदर जो चीज जाएगी वो आयनों में टूटेगी, लेकिन जल आयनों में नहीं टूटेगा। तो जल के अणुओं को आयनों में नहीं तोड़ना है, बाकी जो बचे उन सबको तोड़ देना है। देखो K पर होता है 1 प्लस तो K प्लस प्लस, SO4 पर होते हैं 2 माइनस तो SO4 पर 2 माइनस प्लस। देखो यहां पर भी SO4 है, यहां पर भी SO4, तो चारों को एक साथ लिख लेंगे। एक यहां है 3 यहां है, तो इसे कितना कर दो 4। K कितने हैं 2, तो K को कर दो 2 प्लस Al Al2। देखो Al पर होते हैं 3 प्लस और हैं कितने Al 2। अब क्या रह गया 24 H2O। तो 24 H2O को ऐसा का ऐसा ही लिख दो क्योंकि वो आयनों में नहीं टूटेगा। अब वो तो ऑलरेडी जल था, अब वो जल में मिल गया क्या, तो वो तो वैसे नहीं दिखेगा, है नहीं है। अब क्या हुआ भाई, देखो अगर ना समझ में आए तो इसको ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हो। भाई तुमने क्या करा, तुमने बकरी का दूध लिया, तुमने बकरी का दूध लिया, तुमने भैंस का दूध लिया, तुमने गाय का दूध लिया। यार अलग अलग स्रोत का दूध है, अलग अलग स्रोत का है, लेकिन क्या हम जब सबको आपस में मिला देंगे तो मिलाने के बाद क्या हम पता कर सकते हैं कि इसमें बकरी का दूध कहां पर है, इसमें गाय का दूध कहां पर है। उसी तरीके से ये जो जल है, अब ये आयनों में नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यार ये तो ऑलरेडी उस जल में खुद ब खुद मिल जाएगा, है नहीं है। तो बेटा ये आपकी दूसरी डेफिनेशन हो गई, तीसरी डेफिनेशन सॉरी। तो ये 3 टॉपिक्स आपके हो गए। अभी देखो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर भी लेकर चलूंगा, लेकिन आज जरा फटाफट से आप इसे नोट कर लो पहले। देखो बेटा ये है, यहां से अपने इंपॉर्टेंट की शुरुआत होती है। सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से जितने चलेंगे, सारी डेफिनेशन इस चैप्टर से। पहली है उपसह संयोजन यौगिक, SDMI। देखो उपसह संयोजन यौगिक होते क्या है, देखो वे आणविक या योगात्मक यौगिक जो, सुन लो ध्यान से, वे आणविक या योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, सेम द्विक वाले की तरह, जैसा ही पीछे द्विक में पढ़ा था, ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं परंतु जलीय विलयन में घोलने पर आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटे। मतलब
पूरे नहीं घुलते, उनकी थोड़ी मात्रा घुल जाती है और थोड़ी मात्रा कैसी रहती है, अलग रहती है। आंशिक रूप से आयनों में टूट जाते हैं और एक सिंपल आयन तथा एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। देखो समझो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे कि ये है K4FeCN का होल 6, ये है। अब ये क्या होगा, जब इसे जल में घोला जाएगा तो जल में घोलने पर क्या होगा, देखो K पर होता है एक प्लस, ये अलग हो जाएगा प्लस, ये जो पूरा है इस पर कितने 4 लगे, 4, तो वो 4 किसके माइनस है, इसके, तो FeCN का होल 6 और इसके ऊपर कितने माइनस, 4 माइनस। अब ध्यान से आप एक चीज देखो, के कितने थे, 4, इसका तो एक ही अणु था ना पूरा। अब इतना होने के बाद में देखो ध्यान से, ये तो पूरा घुल गया, अलग हो गया, लेकिन इसमें अभी भी 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। तो बेटा ये कहलाता है सिंपल आयन, क्या कहलाता है, ये सिंपल आयन, और ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन इसी को बोलते हैं सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन। ये बेटा आपका उप सह संयोजन यौगिक है, यहां से शुरुआत होती है आपकी और यहां से मजा आएगा चीजों में। अब एक चीज यहां पर इसे नोट करने के बाद यहीं पर नीचे सीखो एक चीज, टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब मैं इसकी टर्मिनोलॉजी आपको, मतलब इसकी शब्दावली, क्या क्या सीन होता है इसमें, क्या है, FeCN का होल 6, देखो Fe इस तरीके से होता है, Cn क्या करेगा, 6 है ना, तो 6 के 6 इस तरीके से एक तीर द्वारा जुड़े होंगे, एक तीर द्वारा जुड़े होंगे। अभी सब एक्सप्लेन करूंगा क्या है यार ये तीर और क्या लोचा है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इतना होने के बाद एक बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के बाहर -4, ठीक है, और ये जो बाहर वाला भाग है ये इस तरीके से बाहर रहेगा, ठीक है, 4 के जो भी है, या इसे अगर आप चाहो तो ऐसे करके भी लिख लो K4। आप मेरी बातों को ध्यान से समझना, देखो ये जो ये वाला इतना हिस्सा है, ये वाला इतना हिस्सा है, ठीक है, इसको कहते हैं आयनिक मंडल। क्या कहते हैं, आयनिक मंडल। कैसे याद रखोगे, कोष्टक के ये बड़ा वाला, भाई इसे क्या कहते हैं, इसे बड़ा वाला कोष्टक कहते हैं, ब्रैकेट बड़ा वाला, तो ऐसे करके याद रखना है, कोष्टक के बाहर का भाग क्या कहलाता है, आयनिक मंडल। अब ये जो है, ये मिडिल में जो है ये कहलाता है केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन। ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर टोटल हिस्सा है ये कहलाता है आपका उपसह संयोजन मंडल, उपसह संयोजन मंडल। बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली डेफिनेशन है उपसह संयोजन मंडल, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ये जो ये हैं जो तीर द्वारा जुड़े, तीर देखो तीर होता है, तीर से मैंने बहुत बताया है, ये होती है उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध जो किसी भी परमाणु के लोन पेयर दान करने से बनता है। मतलब यहां पर इसमें से Cn में से जो N है वो अपना लोन पेयर दान कर रहा है किसको, Fe को, क्योंकि N के ऊपर लोन पेयर पाया जाता है। 6 के 6 N अपना लोन पेयर दान कर रहे हैं किसको, Fe को, अकॉर्डिंग टू दिस। ऐसे करके बोल सकते हो ना आप, या आप ऐसे करके याद रखो ना, सिंपल सा। देखो ये वाला तीर कब बनता है, लोन पेयर दान होने पर, ठीक है। अब देखो लीगेंड है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं, लीगेंड, LIGAND, लीगेंड। अब क्या क्या सीखा आपने यहां पर, आयनिक मंडल, उपसह संयोजन मंडल, लीगेंड, केंद्रीय धातु आयन। इतनी बातें ये शब्दावली है जो कॉम्प्लेक्स आयन में इस्तेमाल होती है, और इसके ऊपर टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर टॉपिक्स आते हैं। अब मैं आपको बारी बारी से भी सिखाऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सुन लो। देखो आयनिक मंडल क्या होता है, बड़े कोष्टक के बाहर का भाग आयनिक मंडल कहलाता है, और जो बड़े कोष्टक के अंदर लिखा होता है उसे उपसह संयोजन मंडल कहते हैं। ये ऐसा अगर बोल दो जिसमें केंद्रीय धातु आयन और लीगेंड को लिखा जाता है उसे उपसह संयोजन मंडल कहते हैं। और केंद्रीय धातु आयन ये दिख रहा है आपको, लीगेंड जो केंद्रीय धातु से उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं। तो फटाफट
फटाफट से आप इतनी बातें नोट करो, फिर मैं आपको इन थ्योरीज को ना बारी बारी से बताता हूं। यहां से यार गारंटीड एक दो थ्योरी आने वाली है किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड में, गारंटीड एक दो थ्योरी आने वाली है। तो फटाफट से जरा आप इसे नोट करो पहले। देखो बेटा, इतनी बातें ये जो बोर्ड पर लिखी हैं, आपको इनमें से एक दो सवाल जरूर मिलने वाले हैं गारंटीड। देखो लिगेंड लिख लो यहां, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिगेंड क्या होता है? वह परमाणु या अणु जो केंद्रीय धातु से उप सह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे लिगेंड कहते हैं। मतलब लिगेंड जो होता है वो धातु द्वारा किससे जुड़ा होता है? उप सह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, लिगेंड कहलाता है। आयनिक मंडल, देखो कोई चांस नहीं है आने के, लेकिन नॉलेज के लिए याद रख लो, बड़े कोष्टक के बाहर के भाग को आयनिक मंडल कहते हैं। उप सह संयोजन मंडल फुल चांस, एसडीएमआई सुपर डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उप सह संयोजन मंडल गारंटी पूछा जाएगा। वह भाग जिसमें केंद्रीय धातु और लिगेंड को लिखा जाता है उप सह संयोजन मंडल कहलाता है। उप सह संयोजन संख्या वेरी हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट, 101% आएगा ये टॉपिक। क्या है उप सह संयोजन संख्या? जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होती है? केंद्रीय धातु आयन जितने लिगेंड से जुड़ा होता है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एक इसके बारे में ये स्पेशल नोट को बेटा याद रखना, ऑक्सलेट आयन या एथिलीन डाई एमीन आ जाए तो कोऑर्डिनेशन में 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि इसमें दाता परमाणु 2 होते हैं। क्योंकि वो कभी भी अगर उपसहसंयोजन संख्या पूछेगा तो निकालने के लिए पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में वो सवाल दे देगा और बोलेगा उपसहसंयोजन संख्या निकालो। देखो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो इसके ये केंद्रीय धातु है ना, जितने लिगेंड जुड़े हैं वो ही कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। कितने लिगेंड है यहां पर? 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 6। इसमें कितने? 4, तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 4। इसमें कितने हैं? 3, तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 3। इसमें कितने हैं? 3, तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 3। लेकिन ये वाले दोनों गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि भैया OX इट मींस ऑक्सलेट आयन और EN इट मींस एथिलीन डाई एमीन। अभी बताया दाता परमाणु कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 से गुणा करनी है भैया। 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 6। समझ में आया? तो ये देखो मैंने आज समय को बचाते हुए फटाफट से आपको इन चीजों की डेफिनेशन भी समझा दी है, नोट कर लो। और फिर एक वर्गीकरण का क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को और करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो यार साथियों के साथ में शेयर करो, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। और केमिस्ट्री में यार देखो अब तो समय भी नहीं बचा है, यार पढ़ लो और कुछ कर दिखा दो कि केमिस्ट्री में तुम्हारे अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो यार फटाफट से आप इसे नोट करो जरा। देखो बेटा, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट भैया हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही आसान और चंद शब्दों में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है क्या? दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण करें। देखो इसकी डेफिनेशन जो भी मेरे भरोसे की डेफिनेशन मैं बताऊंगा और वो लिखेगा। तो यार क्या कर रहे हो लाइफ में? इतने बड़े हो गए क्या हमारी डेफिनेशन लिखोगे? अरे नहीं लिखना यार, अपने शब्दों में लिखकर आना, देखो नंबर मिलेंगे। करना क्या है? बस आप सीख लो। यहां पर मेरा काम सिखाने का है, ना कि चीजों को रटाने का है नहीं है। तो यहां पर आकर आप सिर्फ और सिर्फ सीख लो। देखो करना क्या है यार, मोनोडेंटेट लिगेंड देखो क्या होता है, जिसमें दाता परमाणु एक होता है उसे मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अब दाता परमाणु एक होता है, जैसे कि देखो बेटा NH3, तो N पर देखो एक लोन पेयर है, दाता परमाणु एक है, तो ये क्या हो गया? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इतना होने के बाद में दूसरे की बारी आती है बाइडेंटेट, जिसे डाइडेंटेट के नाम से भी जाना जाता है। बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड। अरे भैया क्या करोगे? सर ने इसकी थ्योरी तो लिखी ही ना है, कुछ ना करना है बेटा। जिसमें दाता परमाणु एक था उसे मोनो कहा, तो जिसमें दाता परमाणु 2 होंगे उसे बाइडेंटेट कह देंगे। तो यार लाइन लिख देना, जिसमें दाता परमाणु 2 होते हैं उन्हें बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। भैया मैं तो सिर्फ यहां एग्जांपल समझा सकता हूं, तो एग्जांपल के तौर पर जब आप लिखना तो CH2 और NH2 और NH2, एक लोन पेयर इस एन पर, एक लोन पेयर इस एन पर, जिसे जानते हैं एथिलीन डाई एमीन के नाम से, एथिलीन डाई एमीन के नाम से। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन।
ये बेटा आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर अगला आता है, अगला आपको लिखना नंबर 3 ट्राइडेंटेड लिगेंड। अरे भैया ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? तो जिसमें दाता परमाणु 3 होते हैं उन्हें ट्राइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अरे ले इसका एग्जाम्पल, अरे बेटा इसका एग्जाम्पल भी देखो यही सा जो अभी तुमने बनाया, सेम टू सेम बनाए दो जरा। और इसके क्या करना ना, ये जो 4 H दिख रहे हैं, किसी भी एक H को कम करना, वहां लगा देना CH2COO माइनस। और N पर देखो एक लोन पेयर, N पर देखो एक लोन पेयर। अब ये यहां से और यहां से 3 दाता परमाणु हो गए, तो इसका नाम बेटा, इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। अब इस पर एक जुड़ गया एसीटेट आयन, तो एक जुड़ा है ना, तो मोनो एसीटेट आयन, ये बेटा इसका नाम हो गया। इस तरीके से बारी आती है। फिर अगला ट्राई के बाद आता है टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड, अरे भैया जिसमें दाता परमाणु 4 होते हैं उन्हें टेट्राडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बारी आई तो भी क्या करना है भैया, किसी भी एक का एक हटाया था ना, अब दूसरे वाले का एक H हटा लो जरा, दूसरे वाले का एक H हटा लो और यहां पर N भैया सपोज मैंने इसका H हटाया तो CH2COO माइनस, एक H इस पर लगा था, एक H इस पर और इस पर CH2COO माइनस। अब भैया इसके नाम की बारी आई तो देखो इस पर था एक CH2COO माइनस होता, उसे बोला था मोनोएसीटेट आयन। इस पर 2 जुड़ गए तो बस सेम नाम रहेगा एथिलीन डाइएमीन, मोनो की जगह लग जाएगा डाइएसीटेट आयन। अगले की बारी पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितने होते हैं? 5 होते हैं, पेंटाडेंटेड लिगेंड कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल लिखना, सेम बनाना, एक H भैया किसी भी और का और खींच लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसके बेटे देखो एक H और चला गया। अब भैया इसमें 3 समूह जुड़ गए तो मोनो की जगह ट्राई लगा देना, तो एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेट आयन हो जाएगा। अब बारी आती है भैया हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो भैया ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु 6 होते हैं उन्हें हेक्साडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और अगले एग्जाम्पल में क्या करना यार, अगला एग्जाम्पल भी खुद लिख लोगे। अब कहां पड़े हो हमारे चक्कर में, कोई फायदा नहीं है। अपना देखो ना क्या करना है भैया, ये वाला H भी खींच देना और यहां पर CH2COO माइनस लगा देना, 4 हो गए। तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, मोनो की जगह टेट्राएसीटेट आयन आ जाएगा। और ये पूरा आपका वर्गीकरण का क्वेश्चन हो गया। बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। अच्छे से करना है, ढील नहीं देनी है इस क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन वर्गीकरण का और आ जाता है बाय चांस, तो उस क्वेश्चन को भी याद करते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। जरा फटाफट से आप इसे नोट कर लो पहले। देखो बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है, आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण करें। यहां पर कौन बच्चा ऐसा है जो यही नहीं जानता कि आवेश क्या होते हैं या आवेश कितने प्रकार के होते हैं? हर कोई बच्चा जानता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश और क्या होता है उदासीन। तो बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक कौन सा होता है? एक होता है बेटा उदासीन। तो उदासीन, और उन्होंने पूछा क्या है, आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। तो लिगेंड कैसा? उदासीन। दूसरा कैसा होता है बेटा? धन आवेशित लिगेंड। और तीसरा इसके बेस पर कौन सा हो सकता है? अरे अब तो कोई भी बता दोगे, ऋण आवेशित लिगेंड, ठीक है। अब भैया देखो इसके क्वेश्चन का आंसर शॉर्टकट में बता रहा हूं, उदासीन लिगेंड। क्या लिखोगे इसके बारे में? अरे खुद लिखना है। क्या लिखोगे? लिख दोगे भैया ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। भैया वो बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो लिख दो NH3। क्या इस पर कोई आवेश है? नहीं है, लोन पेयर है। लिख दो H2O। क्या इस पर कोई आवेश है? नहीं है, लोन पेयर है। ये बेटा इसके एग्जाम्पल हो गए। जब आपको लिखना हो धनावेशित लिगेंड तो क्या लिखोगे? ऐसा लिगेंड जिस पर धन का आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? धनावेशित लिगेंड कहते हैं। अरे जब इसको एग्जाम्पल लिखने की बारी आए तो लिख दो NH4+, लिख दो PH4+, देख लो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो धनावेशित लिगेंड होगा। ऋण आवेशित की बारी आई तो भैया क्यों पीठ खुजखुजाई, लिख दो ऐसा लिगेंड जिस पर माइनस आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं। और ई के एग्जाम्पल के तौर पर जब बारी आए तो माइनस वाला लिगेंड, यार माइनस वाला लिगेंड कौन सा लिखा जाए? भैया माइनस वाला Cl- लिख दो, माइनस वाला Br- लिख दो,
और अभी जो मैंने पीछे आपको सिखाए थे इस तरीके से एक H को हटाया, CH2COO माइनस लगाया, बाकी सारे H छोड़ दो भाया। नहीं मन कर रहा सारे H हटा लो, सब पे यही लगा दो, तो ऋण आवेशित तो आया। तो ये क्या कहलाएगा? ऋण आवेशित लिगेंड। और ये बेटा आपका आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण हो गया है। इससे ज्यादा आसान और सरल अगर आपको मिल जाए तो मेरे चैनल पर मत आना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, चैनल से बाहर चले जाना। और अगर चाहते हो केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाना तो यार एक बार केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास की पूरी प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देख डालना। और अगर 15 घंटे में आपके केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर ना आ जाए तो आप मेरा नाम जब चाहो तब बदल सकते हो, जब चाहो तब बदल सकते हो। और मुझसे बोल देना, नहीं तो मैं तो यार हमेशा से बोलता हूं, मुझसे कहो मैं तो चैनल भी बंद कर दूंगा। हमेशा से कही है मैंने ये चीज, ठीक है। तो बेटा देखो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करो, साथियों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेता हूं।